हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू जस्ट फोकस। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स। सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। प्लस इन पे हम सारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं रियल नंबर्स पे। देखो, नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। और आपकी 10th क्लास तक आपको यही जानना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं बस। लेकिन इतना याद रखना कि नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो पहले करते हैं कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिन पे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और रियल नंबर्स आगे होते हैं दो तरह के, रैशनल एंड इर्रेशनल। देखो, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के आगे आपको क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको प्रूव करना है कि ये नंबर इर्रेशनल है। तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। वैसे तो इनको आपने क्लास 9th में किया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म पे लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q इंटीजर्स है, प्लस दे आर कोप्राइम। क्या कंडीशंस है फॉर रैशनल नंबर? कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, q 0 के इक्वल नहीं है, और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, प्लस दोनों कोप्राइम भी हैं। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। और जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो क्या है? इर्रेशनल। ठीक है, ये थे हमारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो आगे हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as the product of primes and its factorization is unique। मतलब कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है। चलो कंपोजिट नंबर और पहले जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो हमारे पास एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स और एक होते हैं प्राइम नंबर्स। इन सभी नंबर्स को मैं फिर से इसलिए समझा रही हूँ ताकि अगर आप ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तब भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई डाउट ना आए। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको करते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स होते हैं वो वाले नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। ठीक है, ये थोड़े एरोगेंट टाइप के हैं, ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, इनके ओनली दो ही फैक्टर होते हैं, ये खुद और एक 1। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 एंड 2। 3 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 एंड 3। 13 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 एंड 13। 23 के क्या फैक्टर्स हैं? 1 एंड 23। ठीक है, तो ये नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जो खुद के टेबल में है और 1 के टेबल में है। उसके बाद है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। तो पहली बात तो ये कि जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होंगे, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? इसमें 1 और खुद के अलावा कोई और नंबर भी होगा जो इस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे कि अगर हमारे पास है 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2 एंड 4। मतलब 1 तो फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ 2 भी उसका एक फैक्टर है। तो ये क्या बन गया? कंपोजिट नंबर। तो अब हमें थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी कंपोजिट नंबर है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब अगर हमारे पास ये कंपोजिट नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है, यही 4 को ही ले लेते हैं हम। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर। ये एक था कंपोजिट नंबर जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। हर किसी की फैक्टराइजेशन यूनिक होगी। जैसे कि 9 की फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3। 9 क्या है? एक कंपोजिट नंबर, और 3 क्या है? एक
प्राइम नंबर। लेकिन हमने इस कंपोजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया है? इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो चलते हैं आगे, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n ends with the digit 0। देखो जो ये n है ये पावर में है, ये ऐसे नहीं है, ये पावर में है n। तो सोल्यूशन में मैंने लिखा है कि इफ़ द नंबर 4n इज टू बी एंड विथ 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। देखो हमें ये 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब अगर कोई भी नंबर के एंड में 0 या 5 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 4n की तो उसमें 5 आना चाहिए। देयर शुड बी अ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। लेकिन अगर हम 4n की प्राइम फैक्टराइजेशन करें इट विल बी 2 इंटू 2 पावर n। देखो 4 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, जिसमें 5 तो हमें कहीं नहीं दिख रहा। दिख रहा है आपको कहीं 5 कहीं नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या बोलती है कि हर किसी की फैक्टराइजेशन क्या होती है? यूनिक। ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, ये लाइन और ये लाइन तीनों, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बोलती है कि हर किसी की फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब 4 की फैक्टराइजेशन में 5 तो कहीं नहीं आ रहा। अगर 5 नहीं आ रहा है मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके लिए जिसमें लास्ट में 0 आए। तो आगे है हमारे पास HCF एंड LCM। देखो HCF और LCM पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। क्योंकि देखो HCF की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें क्या कौन सा वर्ड आ रहा है? फैक्टर। LCM की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कौन सा वर्ड आ रहा है? मल्टीपल। जब आपको यही नहीं पता होगा कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये चैप्टर की जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये चैप्टर हम इस तरह से करेंगे कि अगर आप 0 लेवल से भी शुरू कर रहे हो तब भी आपको ये चैप्टर अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि फैक्टर क्या है। पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर। तो ऊपर मैं हर जगह लिख रही थी कि x इज इक्वल टू 1, x, मतलब कि कोई भी नंबर है उसके 2 फैक्टर्स तो पक्का होंगे, 1 और वो खुद। ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं विच इज़ सपोज 12। ठीक है, फैक्टर्स के लिए हमने एग्जाम्पल ली है 12। तो अगर हम 12 को 12 से डिवाइड करें आंसर क्या आ रहा है? 1। अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करें आंसर क्या आ रहा है? 12। फिर से अगर हम 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 1, और अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। ठीक है, इतना समझ लगा? उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों नंबर्स इसके क्यों फैक्टर्स हैं? क्योंकि इन दोनों ने इसको कर दिया है कंप्लीटली डिवाइड। मतलब अगर आपके पास 12 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और 12 ही लोग हैं तो सबको एक एक चॉकलेट आएगी। अगर आपके पास 12 चॉकलेट हैं और एक ही पर्सन है तो उस एक पर्सन को ही 12 चॉकलेट्स चली जाएंगी। समझ लगा? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, चॉकलेट्स कंप्लीटली डिवाइड हो रही हैं। जहाँ पे चीज़ें कंप्लीटली डिवाइड हो, जिस नंबर की वजह से वो कंप्लीटली डिवाइड हो, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। जैसे कि 1 इसका क्यों फैक्टर है? क्योंकि 1 की मतलब एक पर्सन था, ठीक है, एक पर्सन था और 12 चॉकलेट्स थी। अब एक ही पर्सन है तो सभी उसी को मिल जाएंगी, मतलब कि उसने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया और वो कंप्लीटली डिवाइड होके एक ही इंसान के पास आ गई। तो मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करते उसको हम बोलते हैं फैक्टर। अगर नहीं समझ लगा तो एक बार फिर से एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल ली थी 12 की, ठीक है। तो
12 के फैक्टर्स 1 और 12 तो होंगे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। क्यों होंगे? क्योंकि हम अगर 12 को 12 से डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 1, और अगर 12 को 1 से करें आंसर आ जाएगा 12। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिवाइड करें, ठीक है। तो अब हमारे पास और एग्जांपल्स क्या हैं? अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड हो सकता है? वही चॉकलेट्स वाले एग्जांपल की, अगर 12 चॉकलेट्स हैं और 2 लोग हैं तो दोनों को 6 आ जाएंगी। अगर 12 चॉकलेट्स हैं और 3 लोग हैं तो सबको 4 चॉकलेट्स आ जाएंगी। अगर 12 लोग हैं और 4 चॉकलेट्स हैं तो सबको 3 चॉकलेट्स आ जाएंगी। अगर 12 चॉकलेट्स हैं और 6 लोग हैं तो सबको आएंगी 2 चॉकलेट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीटली डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइडेड एंड कंप्लीटली डिवाइडेड, हर जगह कंप्लीट डिवीजन हो रही है। मतलब जो ये नंबर्स हैं ये 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये क्या है? 12 के फैक्टर्स। बस इतना याद कर रखना है कि जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो क्या है? फैक्टर। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ्रैक्शन भी समझा दी है, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये याद रखना कि जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो क्या होगा? फैक्टर। तो अब हमारे पास सेकंड है मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या है? सपोज हमें 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं 3 की। तो अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 10 ज़ा 30, ठीक है। तो जब हम उस नंबर को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विथ इंटीजर, इट इज कॉल्ड मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल्स क्या है? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर को जब हम किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड मल्टीपल। अगर 2 है, 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 20। तो 20 क्या है? 2 का मल्टीपल। देखो एक चीज़ याद रखना, फैक्टर और मल्टीपल में, फैक्टर में और मल्टीपल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं दे आर अनलिमिटेड, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। 2 के कितने मल्टीपल है यू डोंट नो, लेकिन 2 के कितने फैक्टर हैं? 2, 1 और 2, ठीक है। तो यही है कि जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होंगे और जो मल्टीपल हैं वो अनलिमिटेड होंगे। एग्जाम्पल क्या है? 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 3। 3 के ये हैं फैक्टर्स, लेकिन 3 के मल्टीपल क्या हैं? 3 6 9 12 अप टू इन्फिनिटी। तो ये याद रखना। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, विच इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब आपको लीस्ट का मतलब भी पता है, कॉमन का मतलब भी पता है और मल्टीपल का मतलब मैंने समझा दिया है। मतलब कि अगर ये दो नंबर्स हैं 2 और 6, तो इन दोनों में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसको क्या हम बोलते हैं? एलसीएम। इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, मतलब डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका नाम है ना एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी में से पता चल जाता है कि ये क्या है। जैसे एचसीएफ का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर दो नंबर्स हैं तो इनमें से फैक्टर आपको पता है क्या होता है, तो इनमें से हाईएस्ट वाला फैक्टर कौन सा है? दोनों में कॉमन भी हो, दोनों का फैक्टर जो कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, लेकिन इसमें क्या, जो दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल हो, ठीक है, वो होता है एलसीएम। और ये होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ? दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ? हाईएस्ट फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट मल्टीपल। तो इसको अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे।
तो चलिए चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए पहले HCF निकालते हैं। पहले 6 को करते हैं डिवाइड और एक तरफ 20 को। अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 3, और अगर 3 को 3 से डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ पे अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करें आंसर विल बी 10, और फिर 10 को 2 से डिवाइड करें आंसर विल बी 5, देन 5 को 5 से डिवाइड करें आंसर विल बी 1। तो 6 के फैक्टर्स क्या बने 2 इंटू 3, और 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या बने 2 इंटू 5। तो क्लियरली विजिबल है कि दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है विच इज़ 2, और वो भी एक बार। तो इसका HCF क्या हुआ 2। HCF का क्या मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है 2, और हाईएस्ट भी यही है। तो HCF क्या हुआ 2। तो अब फाइंड करते हैं LCM। LCM फाइंड करने के लिए हम दोनों को एक साथ ही लिखेंगे 6 and 20। देखो दोनों ही पहले 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर हम दोनों को ऐसे 2 से डिवाइड करें यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब 3 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 10 हो रहा है, तो हम 3 को एज इट इज़ लेके चलेंगे और 10 को डिवाइड कर देंगे। अब दोनों में से स्मॉल कौन सा है 3, तो पहले हम 3 को 3 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 ले आएंगे, और फिर 5 को डिवाइड करके यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारे पास LCM क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब इन सब को हमें मल्टीप्लाई करना है। आंसर विल बी 2 इंटू 2 4 एंड 5 इंटू 3 इज़ 15। सो 15 4 इज इक्वल टू 60। तो LCM हमारे पास आ गया 60। HCF हमारे पास आया था 2। तो आप आंसर के लास्ट में लिख सकते हो हेंस HCF इज इक्वल टू 2 एंड LCM इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। तो पहले हमें फाइंड करना है दोनों का HCF। तो 96 के भी प्राइम फैक्टर्स पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम 96 को 2 से डिवाइड करें आंसर वुड बी 48। अगर हम 48 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 24। 25 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 12, और 12 के बाद 12 को 2 से आंसर 6, 6 को करेंगे 2 से आंसर आएगा 3, 3 को करेंगे 3 से आंसर आएगा 1। तो मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बने 96 इज इक्वल टू 2, कितनी बार है 2 1 2 3 4 5, 5 बार आएगा 2 इंटू 3। उसके बाद 404 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। अगर हम 404 को सबसे पहले करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 202। उसके बाद जब हम इसको फिर से 2 के साथ करेंगे यहाँ पे आएगा 101, और 101 एक प्राइम नंबर है जो कि खुद के साथ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 101। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एक ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है। तो HCF क्या आएगा 2 इंटू 2 विच इज 4, हेंस HCF इज इक्वल टू 4। तो अब हमें फाइंड करना है LCM। LCM कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को एक साथ लिख के 96 and 404। तो सबसे पहले दोनों को करते हैं 2 से डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 202, और उसके बाद यहाँ इसको फिर से 2 के साथ करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 101। अब देखो 101 तो है प्राइम नंबर, उसको एज इट इज़ लेके चलना और 2 के साथ डिवाइड करते रहो। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 101। फिर से किया 2 से डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 101। फिर से 2 से डिवाइड, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 101, और यहाँ पे 3 फिर 1 और 101।
फाइनली 101 के साथ डिवाइड करने पे यहाँ पे हमें 1 और 1 मिल जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 इंटू 3 इंटू 101। तो क्या आया हमारे पास एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 विच इज़ इक्वल टू 9696। तो ये है हमारा एलसीएम। तो हमने क्या फाइंड किया, पहले एचसीएफ एंड देन एलसीएम। तो चलिए अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। तो पहले इनके निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 3 से और यहाँ पे 1। अब अगर हम 72 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा 36। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 18। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम जाएंगे 3 के ऊपर। 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर से 3 के साथ और यहाँ पे आ गया 1। 120 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 के साथ, यहाँ पे आ गया 60, फिर से 2 के साथ यहाँ पे आ गया 30, फिर से 2 के साथ यहाँ पे आ गया 15। अब ये 2 के साथ नहीं जा सकता, तो इसलिए 3 के साथ यहाँ पे आ गया 5, और 5 के बाद यहाँ पे आ गया 1। देखो, जब तक 2 के साथ हो सकता है तब तक 3 पे नहीं जाना, जब तक 3 के साथ हो सकता है तब तक 5 पे नहीं जाना। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करके देखना है, अगर उसके साथ नहीं हो रहा फिर नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर्स हैं 2 एंड 3, 72 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इस पे कॉमन क्या है, सबसे पहले तो एक 2 कॉमन है, उसके बाद ये 3 कॉमन है। सो इट मीन्स HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज़ 6। तो ये हमने निकाल लिया है HCF। एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 120 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनमें कॉमन क्या है, एक बार 2 सब में है और एक बार 3 सब में है, इसलिए इसका HCF आया 2 इंटू 3 विच इज़ 6। अब इसका LCM निकाल लेते हैं। LCM के लिए तीनों को एक साथ लिखेंगे, 6, 72 एंड 120। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे 2 के साथ डिवाइड, और 2 के साथ तीनों डिवाइड हो सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 60। और फिर से ये दोनों 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, तो ये जाएंगे 2 के साथ। 3 को एज इट इज़, 36 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 18, 60 को 2 के साथ करेंगे आंसर आ जाएगा 30। अभी भी ये दोनों 2 के साथ जा सकते हैं, तो फिर से करेंगे 2 के साथ डिवाइड, 3 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 15। अब ये तीनों ही 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए वील यूज़ 3। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो अब पहले 3 के साथ फिर 5 के साथ। तो LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 इंटू 45 विच इज 360। सो LCM इज इक्वल टू 360। तो अब हमारे पास आगे हैं इर्रेशनल नंबर्स। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ा दिया था कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। बस अभी आपको ये वाली थ्योरम याद रखनी है, विच इज़ कि अगर P डिवाइड्स, इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वो A को भी डिवाइड करेगी। इसको याद रखना, जब आप इर्रेशनैलिटी प्रूव करोगे तो ये आपके बहुत काम आएगी, और यही थ्योरम है जो आपको अप्लाई करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव √2 इज इक्वल टू इर्रेशनल नंबर।
तो कोई भी इरेशनल नंबर का क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये कुछ लाइंस लिखनी है, विच इज़ हमें सबसे पहले एज्यूम करना है कि जो भी नंबर हमें दिया है वो रैशनल है। सबसे पहले यही एज्यूम करना है, जो भी नंबर दिया हो, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, आपको एज्यूम करना है कि वो रैशनल है। अगर वो रैशनल है देन उसको हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, और वो दोनों को प्राइम होंगे। और तीसरा ये है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0। और हमें वही वाली थ्योरम अप्लाई करनी है जो हमने ऊपर देखी थी, विच इज़ कि अगर इफ़ p डिवाइड्स a² तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये वाली थ्योरम आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो चलते हैं। अब अगर हम √2 इज़ इक्वल टू a/b, हम इनको अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू a² बाई b², मतलब a² इज़ इक्वल टू 2b²। दिस मीन्स 2 डिवाइड्स a², मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिखें 2 डिवाइड्स a, मतलब इसको कर दिया c के बराबर, c बी एनी इंटीजर, c इज़ इक्वल टू इंटीजर, तो यहाँ से आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2c, दोनों तरफ किया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ गया a² इज़ इक्वल टू 4c²। अब अगर a² की जगह हम डाल दें 2b² इज़ इक्वल टू 4c², यहाँ पे आ जाएगा b² इज़ इक्वल टू 2c², मतलब 2 डिवाइड्स b², 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, लेकिन हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन क्या ली थी कि a एंड b आर को प्राइम, मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है, ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 क्या है, दोनों का फैक्टर, और दोनों का सेम ही है, मतलब दोनों में HCF आ रहा है एक और सेम। अगर HCF 2 भी आ रहा है मतलब वो दोनों कोप्राइम नहीं है, अगर वो दोनों कोप्राइम नहीं है मतलब वो रैशनल नहीं है, अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या है, इररैशनल। तो हमें लास्ट में यही लिखना है कि हेंस द कंक्लूजन टू विच वी हैव अराइव्ड इज कॉन्ट्राडिक्टरी, और इसकी वजह अगर हमारा जो आंसर है वो गलत आ रहा है, मतलब कि हमारी अजम्पशन ही गलत है। अगर हमारी अजम्पशन गलत है मतलब ये नंबर इररैशनल है। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इररैशनैलिटी पे, ताकि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर से वैसे ही लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम कि √3 इज़ रैशनल। आपने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा कि हम इसको एज्यूम करके गलत आंसर पे जाके अपनी अजम्पशन को क्या बोलेंगे कि हमने हमारी अजम्पशन क्या थी, गलत, मतलब कि ये नंबर इररैशनल है। इस यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि जो √3 है वो रैशनल है। अगर वो रैशनल है देन √3 विल बी इक्वल टू a/b, a और b होंगे को प्राइम, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि रैशनल नंबर की कंडीशंस होती हैं। तो चलिए अगर हम √3 इज़ इक्वल टू a/b को स्क्वायरिंग कर दें ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वील हैव 3 इज़ इक्वल टू a² बाई b²। हम इसको लिख सकते हैं a² इज़ इक्वल टू 3b², ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स a², इफ 3 डिवाइड्स a² मतलब 3 डिवाइड्स a। यहाँ से क्या पता चला कि 3 डिवाइड्स a, ठीक है। अब 3 डिवाइड्स a, क्या हम इसको c के इक्वल लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू एनी इंटीजर। और अब हम इसको करेंगे रीअरेंज, जिसको हमने लिख लिया a इज इक्वल टू 3c। अब दोनों तरफ करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे आ जाएगा a² इज इक्वल टू 9c²। क्या हम a² की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू 9c²। ये कट के यहाँ पे आ जाएगा 3
सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, मतलब 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब 3 डिवाइड्स बी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 डिवाइड्स ए एंड 3 डिवाइड्स बी, मतलब कि ये दोनों को प्राइम नहीं है। अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है मतलब ये दोनों रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो ये क्या है, इररैशनल। तो यहाँ से प्रूव होता है कि √3 इज इक्वल टू इररैशनल नंबर। सो लास्ट में लिख देना, वी हैव अराइव्ड टू अ कॉन्ट्राडिक्शन। जहाँ पे हमारी अजम्पशन गलत है, इसका मतलब कि √3 क्या है, इररैशनल नंबर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक थोड़ा सा टिल्टेड टाइप में, जहाँ पे लिखा है 5 माइनस √3 इज इक्वल टू इररैशनल। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि हमें √3 को प्रूव नहीं करना है। √3 ऑलरेडी हमें पता है कि इररैशनल है। यहाँ पे इस पूरे को इररैशनल प्रूव करना है। √3 को प्रूव नहीं करना, पूरे को करना है 5 माइनस √3 को। अब फिर से हम यहाँ पे करेंगे एज्यूम। तो लेट अस एज्यूम कि 5 माइनस, let us assume 5 minus √3 is equal to rational। मतलब 5 minus √3 can be written as a upon b, where a comma b is equal to co-prime and b is not equal to 0। 5 minus 3 √3 इज इक्वल टू a बाई b। अब हम इसको करेंगे रीअरेंज करके हमको √3 को आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट करने के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ये आ गया 5 माइनस a अपॉन b। क्या हम इसको लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू 5 माइनस b, 5b माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो a रैशनल है, ठीक है, b रैशनल है और 5 भी रैशनल है, बट √3 इज इक्वल टू इररैशनल। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, लेकिन √3 है इररैशनल। आपको लिखना है लास्ट में, irrational cannot be equal to rational। therefore जो हमारी assumption है it is wrong, मतलब it is not a rational number, it is irrational number। तो अब हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, show that 3√2 is equal to irrational। हमें प्रूव करना है कि 3√2 इज इक्वल टू इररैशनल। ये नहीं प्रूव करना कि √2 इररैशनल है, ये पूरे को प्रूव करना है, √2 को नहीं, 3√2 को। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अभी हमने फिर से लिखा कि लेट अस एज्यूम कि √3 इज इक्वल टू रैशनल। तो इफ़ इट इज़ इक्वल टू रैशनल तो इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से इसको करेंगे सबसे पहले आइसोलेट, स्क्वायरिंग करने से पहले इसको आइसोलेट करते हैं। सो √2 इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू 3। अब स्क्वायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखो a इज इक्वल टू रैशनल, b इज इक्वल टू रैशनल, 3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, लेकिन √2 क्या है, इररैशनल। अगेन पिछले क्वेश्चन वाली बात कि रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इररैशनल। मतलब क्या हुआ, वी हैव अराइव्ड ऑन अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब कि हमारी अजम्पशन क्या थी, रॉन्ग। अगर हमारा आंसर गलत आ रहा है मतलब हमारी अजम्पशन गलत थी। इसका मतलब √3 इज नॉट रैशनल, इट इज इररैशनल। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे है कि हमने सबसे पहले एज्यूम किया कि
3/2 रैशनल है। ठीक है, हमने सबसे पहले ज्यूम किया कि 3/2 रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो हम इसको लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में। अगर हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये कोप्राइम भी होना चाहिए और ये जो नीचे वाला b है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने √2 को किया आइसोलेट। तो जब हमने आइसोलेट किया तो ये पूरा रैशनल है। ठीक है, और ये है इर्रैशनल। तो हमें पता है कि रैशनल इर्रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है। हमने अज्यूम क्या किया था, रैशनल है, और हमें पता क्या चला कि हमारी अजम्पशन गलत है, मतलब ये क्या है, इर्रैशनल नंबर। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एग्जाम्पल। इसी के साथ हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल्स वाला टॉपिक था, ये वाला पार्ट था, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू बडीज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी और क्लास 10th की वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड।